कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? इन्वायरमेंट में विषय बताइए, लास्ट टॉपिक। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कल आपने देखा कि ZSI कब बना, उसका मुख्यालय कहाँ है बताइए? ZSI का मुख्यालय कहाँ है? धीरज बताइए आप। नहीं पढ़ा, ठीक है। कब बना था, किस साल बना था ZSI? जब कल आपने ये करंट अफेयर का न्यूज पढ़ा तो आपको घर पे देखना था ना इसको। मतलब क्या बनता है फिर? आप बताइए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या रिलीज करता है, कौन से डेटाज बताता है? तो प्रश्न पूछने का मतलब नहीं बनेगा, इसका मतलब है मैंने आपको बोला था कि जैसे IUCN है, IUCN रेड डेटा जो है लिस्ट जारी करता है, ऐसे ही इंडिया में भी रेड डेटा बुक जो हमारे जीव जंतु इंडेंजर्ड हैं, संकटापन्न हैं, उनके बारे में ZSI जारी करता है। तो कल हमने न्यूज क्या पढ़ा था ZSI का, पहले वो बताओ। पैंगोलिन, जो इंडो बर्मीज है ना, जंपिंग स्पाइडर, और पैंगोलिन के बारे में भी तो पढ़ा था कि जो भी मतलब नया स्पीसीज जो है डिस्कवर किया गया है। अब देखो, इसके चलते आपको पैंगोलिन के बारे में जानकारी जरूरी हो जाती है। अगर 2025 में पैंगोलिन की कोई नई प्रजाति खोजी गई है तो पैंगोलिन के बारे में जानिए, है कि नहीं? बहुत ब्रीफ में बता दे रहा हूं, आप खुद जाकर के पढ़िएगा इन सब चीजों को। पैंगोलिन जो होता है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मैमल है, यानी स्तनपायी जीव है, जो कि जिसके शरीर पर खाल मतलब जो स्केल होती है वो होती है, और वो केराटिन की बनी होती है। और ये इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है इसका। जब भी कोई प्रेडेटर पैंगोलिन पर हमला करता है तो अपने को एक क्वाइल मतलब कर लेता है, पूरा फुटबॉल जैसा बन जाता है, फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कितना भी मतलब बड़ा जानवर हो। दूसरी बात यह है कि ये एंट ईटर है, ये जो है चींटी खाता है, टर्माइट खाता है, और जंगलों में घूमता रहता है। इंडिया में हम बात करें तो दो प्रकार के पैंगोलिन पाए जाते हैं, एक है चाइनीज पैंगोलिन और एक है इंडियन पैंगोलिन। इनके बारे में आप जानकारी रखिएगा कि IUCN का स्टेटस क्या है। चाइनीज पैंगोलिन केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, इंडियन पैंगोलिन और भी एरियाज में पाया जाता है। पैंगोलिन इज द मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी पैंगोलिन की होती है। और पैंगोलिन जो है ट्रेडिशनल जो चाइनीज मेडिसिन होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी पैंगोलिन का जो बोन है, जो ब्लड है, उसका मीट है, जो भी है, ये सारी चीजें चीनी जो मतलब चीन में और साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो परंपरागत दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट के रूप में होता है। वाइन टॉनिक, इसकी टंग को काट करके टॉनिक बनता है, उसको पीते हैं वो लोग जो है ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड जो लोग होते हैं। ये सब बातें आप देख लीजिएगा, इसका स्टेटस वगैरह और अन्य चीजें। और क्या देखा था हमने? और कुछ देखा था? ठीक है, आज का पहला न्यूज है एलिफेंट से रिलेटेड। वर्ल्ड एलिफेंट वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 में मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। और मनाया गया कब? 12 अगस्त को। हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो अगले साल भी, इस साल भी मनाया जाएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है आपको ये जानकारी रखनी है कि अभी इससे रिलेटेड मीटिंग हुई है, ठीक है, 2025 में, जिसमें एलिफेंट कंजर्वेशन की बात की गई है और हमारे पर्यावरण मंत्री ने उसको चेयर किया था। तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई, ये आपके ऑप्शंस में बन सकता है। पहला ये है कि इंडिया होल्ड 60% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन। 60% ऑफ द ग्लोबल, वैश्विक स्तर पर जो वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन है, एलिफेंट पॉपुलेशन 60%। हो सकता है यहाँ 60% की जगह ऑप्शन में 30% दे दे, 40% दे दे, ठीक है, चेक करें आपसे। अगली बात यह है कि हमारे देश में कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं अभी? तो करेंटली 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। जैसे टाइगर रिजर्व होता है ऐसे ही
एलिफेंट रिजर्व्स होता है एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी कोई नया एलिफेंट रिजर्व बनता है तो आपसे पीसीएस में पूछ दिया जाता है ये किस जगह पे, मतलब किस स्टेट में बनाया गया है, तो वो भी आप जानते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे। वी हैव 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स। हमारे पास अगर एलिफेंट कॉरिडोर की बात की जाए तो 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं जो इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिफेंट प्रोटेक्शन नेटवर्क को दिखाते हैं, फ्रेमवर्क को दिखाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है या ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कई वीडियोस में लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाथी मार रहा है दौड़ा के सबको, इस तरीके की चीजें। तो जो ऐसी समस्या है इसके समाधान के लिए भी सरकार सेंसिटिव हुई है, ठीक है। तो अब इसी क्रम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं हमारे देश में, इन्हें कौन नोटिफाई करता है, किसके पास ये अथॉरिटी है कि किसी भी एरिया को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो एलिफेंट रिजर्व्स जो होते हैं इसमें एक तो हमारा पर्यावरण मंत्रालय देखता है इसको, पर्यावरण मंत्रालय, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी राज्यों का जो वन विभाग है उनसे बातचीत करके डिसाइड किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है अप्रूवल फ्रॉम अ स्टीयरिंग कमिटी। अप्रूवल, ये लाइन याद रखिएगा, अप्रूवल ऑफ अ स्टीयरिंग कमिटी। ये जो स्टीयरिंग कमिटी होती है इसको हेड करते हैं हमारे पर्यावरण मंत्री, है ना। तो इसका जब अप्रूवल मिल जाता है और राज्य जो है कहते हैं कि हमें ये एरिया को एलिफेंट रिजर्व बनाना है, फिर पर्यावरण मंत्रालय के मंजूरी के साथ ये काम कर दिया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। एलिफेंट जो कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जा सकता है। कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट? 1992 में, ठीक है। क्या हमने हाथियों के संरक्षण के लिए कोई टास्क फोर्स बनाया है? एक टास्क फोर्स बनाया गया था महेश रंगराजन की अध्यक्षता में, ठीक है। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए। एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये सुना है आपने? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये एक रेगुलेटरी नॉर्म्स देता है। अगर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब चीजों से निपटने के लिए अगर रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं वो हमारे इस कानून में बताए गए हैं, तो वहां से भी कोई चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आपसे एक और प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है कि माइक प्रोग्राम किसका है, किस संगठन का है? माइक प्रोग्राम, माइक प्रोग्राम जो है ये हाथियों के की जो अवैध हत्या है, इलीगल किलिंग, हाथियों की जो अवैध हत्या है इससे निपटने के लिए और इस पर मॉनिटरिंग करने के लिए ये शुरू किया गया था। और इसमें जो है ये साइट्स के तहत होता है, CITES। साइट्स एक कन्वेंशन है जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए और उनका इलीगल ट्रेड वगैरह ना हो, इसके लिए एक ग्लोबल लेवल पे कन्वेंशन है साइट्स। तो साइट्स के तहत माइक प्रोग्राम चलाया जाता है और इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कई देश इसमें शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, चाइना, ये सब शामिल हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब आप आ जाइए टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व पे इस साल सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एक तो 58वां टाइगर रिजर्व आपका बन चुका है ना। कौन सा है? माधव, माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। 57वां कौन सा बना था? 57वां बना था रातापानी,
राता पानी, और उसके पहले बना था 56वां भी देख लीजिए क्योंकि ये सब लेटेस्ट हैं। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास अभी न्यूज में भी थे। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास तिमोर, तिमोर नहीं तमोर, तिमोर लिस्ते आ गया, तमोर पिंगला, ठीक है। पिंगला ये है आपका 56वां, 56, ठीक है। इसके पहले रानीपुर बना था 53वां, वीरांगना दुर्गावती बना था 2024 में 54वां। ये सब आप जानकारी रखेंगे। अभी क्यों न्यूज में है टाइगर के कॉन्टेक्स्ट में, इंफॉर्मेशन ये है कि ऑल इंडिया टाइगर, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 शुरू हो गया है। पूरे देश भर में टाइगर कितने हैं उसका एस्टिमेशन यानी उसकी अनुमान लगाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका फर्स्ट फेज अभी शुरू हुआ है, फर्स्ट फेज इन इंडिया नए साल में। और ये शुरू हुआ है कहां से? ये शुरू हुआ है थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, या पेरियार सीधे आप लिख लीजिए, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसकी शुरुआत हुई है। इसके चलते भी आप याद रखेंगे। टाइगर रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज ये भी है कि 28वां जो मीटिंग है, 28वां मीटिंग किसका? एनटीसीए का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनटीसीए ही टाइगर जो कंजर्वेशन प्लान है उसको अप्रूव करता है। टाइगर रिजर्व बनाना है तो उसमें एनटीसीए की मंजूरी भी जरूरी होती है। तो एनटीसीए टाइगर कंजर्वेशन के फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है। तो इसकी मीटिंग होती है, इसकी 28वीं जो मीटिंग है यह भी लेटेस्ट हुआ है। कब? 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को तो आप समझ सकते हैं ये यूपी पीसीएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लस आईएएस के लिए भी। 2025 में हुआ ये। और 28वीं जो मीटिंग थी एनटीसीए की, इसके साथ साथ 22वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग भी हुई। 22वां स्टीयरिंग कमेटी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 22वां स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट का 22वां स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग किया गया। और इसको चेयर किसने किया? हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है। और ये कहां पर किया गया? ये जो मीटिंग हुई ये आपसे पूछा जा सकता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, जल्दी लिखिए भाई, देर मत करिए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में वेस्ट बंगाल में ये मीटिंग आयोजित की गई, जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात हुई, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात हुआ। इसलिए अब देखो टाइगर के से रिलेटेड ढेर सारी चीजें सामने देखने को मिली कि नया टाइगर रिजर्व बना, टाइगर एस्टिमेशन हो रहा है, टाइगर सेंसस हो रहा है, टाइगर में अनेक प्रकार के डिजीजेस चर्चा में है। इसके चलते जो है आपसे टाइगर के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टाइगर रिजर्व को कौन नोटिफाई करता है? टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है? क्या पर्यावरण मंत्रालय करता है, या एनटीसीए करता है, या फिर राज्य सरकार करती है, या कोई और करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इट इज नोटिफाइड बाई, यहां लिखेंगे नोटिफाइड, टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के द्वारा होता है ये काम। और इसमें सलाह ली जाती है किसकी? एनटीसीए, एनटीसीए की एडवाइस लगती है, ठीक है। और कौन से कानून के तहत बनाया जाता है टाइगर रिजर्व हमारे देश में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो सेक्शन
38 है और उसमें भी सब क्लॉज 5th, ठीक है। 38 का क्लॉज 5वां जो है, इसके माध्यम से टाइगर रिजर्व हमारे देश में बनाए जाते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट, खासकर आईएएस में भी इस तरीके का सवाल बनता है। बाकी पीसीएस में तो ये वन लाइनर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं उस पर बन जाएगा। आपसे पूछ सकता है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। नागार्जुन सागर श्री सैलम जो टाइगर रिजर्व है ये सबसे बड़ा है इंडिया में, है ना। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क में अगर हम देखें तो दो नेशनल पार्क अभी न्यूज में हैं। एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा है आपका देहिंग पटकई, देहिंग DEHING, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये कुछ वन्य जीव, मतलब जैसे कुछ नई स्पीसीज देखी गई या यहाँ पे पहली बार कुछ रिकॉर्ड किया गया, इसके चलते न्यूज में रहा। और सिमलीपाल जो है 107वां नेशनल पार्क भारत का बना है, ठीक है। देहिंग जो पटकई है इसके बारे में एक चीज और लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज अमेजन ऑफ द ईस्ट। इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये अपने लो लैंड रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। लो लैंड रेन फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है वो अपने लो लैंड रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है और ये इंडिया का लार्जेस्ट लो लैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। इंडियाज लार्जेस्ट लो लैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अब लिखिए नेशनल पार्क किसके द्वारा नोटिफाई किया जाता है। नेशनल पार्क्स आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार। ऑप्शन में दे देगा पर्यावरण मंत्रालय, केंद्र सरकार या फिर और कोई बॉडी दे सकता है। तो आप ये बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग द एरियाज। नोटिफाई मतलब अधिसूचित करना, ठीक है, एज नेशनल पार्क। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्हीं का आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो हैज पावर्स टू डिक्लेयर देम स्पेशली फॉर एरियाज अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन और फॉर नेशनल सिग्निफिकेंस। मतलब केंद्र सरकार भी वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है इसके तहत अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी एरिया को अगर समझे तो वो नेशनल पार्क घोषित कर सकता है, ठीक है। क्योंकि केंद्र सरकार को बहुत पावर दिया गया है ना। हमारे देश में एनवायरनमेंट के फील्ड का जो सबसे बड़ा कानून है मजबूत, वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसमें केंद्र सरकार को एम्पावर किया गया है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ भी देश में कर सकता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़िए। अगला जो है ये है आपके बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित। इस बार आपसे बायोस्फीयर रिजर्व पर सवाल बहुत ज्यादा संभावित है क्योंकि अभी हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में है, 2-3 न्यूज में है। इसमें से पहला जो न्यूज में है वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है और भारत की तरफ से ऐसा शामिल होने वाला 13वां बन गया है ये, 13th। यानी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हैज बिकम द 13th बायोस्फीयर रिजर्व टू बी इंक्लूडेड इन
यूनेस्कोज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, एकदम लेटेस्ट है। पता है कब की बात है ये? सितंबर 2025 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए आप इसमें। और इसके लिए चीन में बैठक हुई थी, चीन में हांगझाऊ, हांगझाऊ एक जगह है, वहां पे बैठक हुई थी, वहां ये डिसीजन लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछेगा, इसमें आप ये बताइएगा कि ये जो है इंडिया का पहला हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट रिजर्व है, इंडिया का फर्स्ट। इट इज इंडियाज फर्स्ट हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट। दुनिया में और कहाँ कहाँ कोल्ड डेजर्ट्स हैं? मंगोलिया में क्या गोभी का जो मरुस्थल है वो कोल्ड डेजर्ट है कि नहीं? इसकी लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट न्यूज में आया है, इसके चलते आपसे दुनिया के कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे लद्दाख को भी कोल्ड डेजर्ट के एरिया उसमें रखा जाता है। तो ये जो आपका कोल्ड डेजर्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, इट कवर्स अ नेशनल पार्क। इसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं पिन वैली नेशनल पार्क। आपसे पूछ सकता है कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। यानी ये कोल्ड डेजर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली नेशनल पार्क है। और इसी के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है किब्बर, KIBBER, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहीं पर इसके अंदर, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर चंद्रताल है, चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल। और सरछू, SARCHU, सरछू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बता रहे हैं। एक और न्यूज है सरछू के बारे में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए। ठीक है, तो किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको क्या पता चला? नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, अगस्त्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है 3 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यानी नेयार, पेपारा और सेंदुरनी। और एक टाइगर रिजर्व भी है, कलाकड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व। तो इससे पता चल रहा है कि ऐसी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कोई अगर ट्राइबल कम्युनिटी है तो उस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगस्त्यमाला के अंदर कानीकरण ट्राइब रहती है, तो कानीकरण ट्राइब के बारे में पूछ दिया जाएगा। ये सब बातें आप जानते रहेंगे। आगे बढ़िए। तो कोल्ड डेजर्ट जो है ये अपने जो पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड्स का, उसके लिए जाना जाता है। यहाँ स्नो लेपर्ड्स हैं, यहाँ हिमालयन आइबेक्स है, हिमालयन आइबेक्स, IBEX, यहाँ ब्लू शिप है, ब्लू शिप, और गोल्डन ईगल्स, ये अपने गोल्डन ईगल्स के लिए जाना जाता है। ईगल से ध्यान आया, अभी दिल्ली सरकार ने शायद कुछ कहा है कि चील को हम ऐसे ऐसे कुछ खिलाएंगे, मांस वांस या कुछ ऐसा। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अब लिखिए कंचनजंगा, KHANGCHENDZONGA, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये न्यूज में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए इस पे, यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए, आरओ के लिए भी। ये खबर है 6 नवंबर 2025 की, नवंबर 2025। सवाल ये पूछा जा सकता है कि अभी IUCN की एक रिपोर्ट आई है, यहां लिखिए IUCN की रिपोर्ट। IUCN की ये जो रिपोर्ट है ये किस चीज के ऊपर है? लेटेस्ट ग्लोबल रिव्यू
इसमें ग्लोबल रिव्यू किया गया है। नमस्कार। ग्लोबल रिव्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हाँ ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज ठीक है साइट्स। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जितने भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका रिव्यू किया गया है कि वो अच्छे हालत में है कि बुरी हालत में है। ठीक है, और इसमें एकमात्र जो इंडिया में रखा गया है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। लिख लीजिए। तो जो इसमें रेट दिया गया है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज द ओनली इंडियन पार्क रेटेड गुड। गुड शब्द जो है इसके लिए केवल दिया गया है, और पॉजिटिव स्टेटस इसमें दिया गया है, इसको पॉजिटिव स्टेटस, और बाकी सबका हालत खराब है। ठीक है, इसमें एक दो बातें और आप देख सकते हैं कि कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड, MIXED, ये कैटेगरी है मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड मतलब जिसमें मैन मेड वाला फीचर भी हो और नेचुरल वाला भी हो, उसको मिक्स्ड बोलते हैं। एक होता है नेचुरल हेरिटेज, है ना, तो इसको जो है इन्होंने दर्जा दे दिया। इसके बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इट इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक। कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा जो है ये 8,586 मीटर्स के साथ वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक। और इस पार्क के अंदर 280 ग्लेशियर्स हैं, 280 ग्लेशियर्स, जेमू ग्लेशियर, अलग अलग सब ग्लेशियर्स हैं। उन ग्लेशियर्स के बारे में भी आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है। ये अपने क्लाउडेड लेपर्ड के लिए जाना जाता है, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, बादल जैसा शरीर पर आकृति होना। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, ये अपने रेड पांडा के लिए जाना जाता है। ब्लू शिप, ट्रैगोपॉन जो पक्षी है, और लेप्चा ट्राइब के लिए ये जाना जाता है, इसके अंदर लेप्चा ट्राइब रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो रामसर साइट के बारे में है। रामसर साइट, सबसे पहले क्या जानना है आपको कि अब वर्तमान में यानी 2026 तक कितने हो गए हैं टोटल? 96 रामसर साइट। जब भी रामसर साइट शब्द आए इसका मतलब है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब ये हल्के फुल्के नॉर्मल वेटलैंड नहीं है। भारत के जिन 96 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है वो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से पक्षी वगैरह आते हैं, इनका ब्रीडिंग और सब फीडिंग पैटर्न यहीं पर है। तो लेटेस्ट जो बना है उसका नाम लिखिए। लेटेस्ट है SILISERH, लेक, सिलीसेर लेक। ये जो है आपका स्थित है राजस्थान में, अलवर में, राजस्थान। और दूसरा आपका है कोपरा जलाशय, KOPRA रिजर्वायर। कोपरा रिजर्वायर है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्लियर? आपसे क्या क्या सवाल और पूछा जा सकता है कि रामसर साइट जो है ये घोषित किया जाता है किसके तहत? रामसर कन्वेंशन के तहत। तो रामसर कन्वेंशन कब आया था? 1971। ठीक है, रामसर एक शहर है ईरान में,
पूछ सकता है कैस्पियन सी के पास। और रामसर कन्वेंशन के तहत एक और जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि इंडिया का रैंक क्या है रामसर साइट के मामले में। थर्ड रैंक है, सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं तीसरे नंबर पर इंडिया में है। पहले नंबर पर यूके है और फिर दूसरे नंबर पर मैक्सिको है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु सबसे आगे है। तमिलनाडु में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो आपने अभी लिखा दो रामसर साइट, इसके पहले जो रामसर साइट का दर्जा मिला है वो बिहार के गोगा बील लेक को मिला है, ये भी याद रखिएगा। लेटेस्ट है गोगा बील, गोगा बील लेक जो है ये रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। 94 रामसर कन्वेंशन में एक काम और कर लीजिएगा कि जब भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड किसी को घोषित किया जाता है तो कुछ क्राइटेरिया है कि मतलब कितने वाटर बर्ड्स होने चाहिए उस मतलब लेक में, या कोई भी एरिया को जब भी घोषित किया जाएगा तो वो क्राइटेरिया भी इन्होंने सेट किया हुआ है रामसर साइट देने का। ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व स्पीति वैली में खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ खोला गया है? स्पीति वैली, स्पीति घाटी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये लोग फटाफट खोलते रहते हैं ऐसा ताकि करंट अफेयर का न्यूज मिलता रहे आपको, है ना। और स्पीति वैली डिफरेंस किसमें है? तो जिस एरिया में शुरू किया गया है कोल्ड स्पीति वैली, इसमें लिखिए सरपछू, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सरप, CHU, टी भी लगा है, टी साइलेंट है, सरपछू। ठीक है, सरपछू कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व इज नाउ दी लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, इसको 2025 में बनाया गया है एंड इट हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 36A सब क्लॉज 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंजर्वेशन रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिफाई किए जाते हैं। नोटिफाई किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कंजर्वेशन रिजर्व बन गया। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है और ये हाई डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। सरपछू एरिया में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। सरपछू conservation area is particularly known for the snow leopards, often called the ghost of mountains. ठीक है, यहां पर तिब्बतन वोल्फ, तिब्बती भेड़िए पाए जाते हैं। लिख लो, ये सब पूछा जाता है। तिब्बती भेड़िए, भरल, भरल यानी ब्लू शिप, BHARAL, भरल ब्लू शिप, हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन आइबेक्स, तिब्बतन अर्गाली, तिब्बतन ARGALI एक जानवर है ये, तिब्बतन अर्गाली। ठीक है, ये चीजें यहां पर हैं। अभी कल का न्यूज है, ये लिखवा नहीं रहा हूं मैं आपको। दांची गाम नेशनल पार्क श्रीनगर में चर्चा में
इसके आसपास के एरिया में आग लग गई थी। इसके चलते भी पूछ दिया जाता है। मान लो अगर आग लगी है, न्यूज में है, और 2-4-5 दिन न्यूज में रहा, तो सीधे पूछ देगा दाची गाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इस तरीके का। कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें कंसल्टेशन किया जाता है लोकल कम्युनिटी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय समुदाय होता है उससे बातचीत करके कंजर्वेशन रिजर्व को बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, और ये काम करता है एक कॉरिडोर या एक बफर जोन कह सकते हैं, जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज और जो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड हैं इनके बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने डीपीएस वेटलैंड को फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। महाराष्ट्र ने डीपीएस वेटलैंड को फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व, फ्लेमिंगो पक्षी होता है, फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखो, कंजर्वेशन से रिलेटेड और भी न्यूज आ गए साल भर में, अभी एक बताया, ऐसे ही और भी न्यूज में है। तो कंजर्वेशन रिजर्व कौन बनाता है, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में ये सब जानकारी आपको रखनी है। फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट, ये न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आईयूसीएन रिकॉग्नाइज्ड, यानी मान्यता दिया है, रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट डुगोंग रिजर्व इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो भारत का पहला डुगोंग सेंचुरी या डुगोंग रिजर्व बनाया गया है, इसको मान्यता दी गई है आईयूसीएन के द्वारा। ठीक है, आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, यहां लिखिए, आईयूसीएन का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 है, इसमें कहा गया कि ये बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, डुगोंग का मतलब है समुद्री गाय, सी काऊ, समुद्री गाय जो है। और ये कब का न्यूज है, पहले ये सुन लीजिए ताकि आपको लगे कि ये आ सकता है कि नहीं। सितंबर 2025, समुद्री गाय जो है ये हर्बीवोर होता है, हर्बीवोर यानी घास खाने वाला, हर्बीवोर। ठीक है, समुद्री गाय के बारे में आप जान लीजिए कि ये शेड्यूल 1 स्पीसीज है, शेड्यूल 1 स्पीसीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आईयूसीएन का स्टेटस क्या है इसका, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड है कि वल्नरेबल है, एक बार देख लेना, जरा क्रॉस चेक कर लेना भाई, क्योंकि चेंज होता रहता है ना। और जो समुद्री गाय है ये भारत में कहां कहां पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार एरिया में। ठीक है, पाक स्ट्रेट यानी पाक जो जल डमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट हो गया, और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, गुजरात के पोरबंदर वगैरह के एरिया में, इन सब जगहों पर पाया जाता है, सब जगह नहीं पाया जाता इंडिया में। ठीक है, वल्नरेबल है ये, इंडेंजर्ड काटिए, वल्नरेबल लिखिए। वल्नरेबल का स्टेटस है आईयूसीएन का, यानी सुभेद्य, सुभेद्य। इसकी एक कैटेगरी है, कभी आप एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, बताया जाएगा कि आईयूसीएन का जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें ये बताया गया है कि जब एक्सटिंक्ट, एक शब्द होता है एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, एक भी जीव जंतु नहीं बचा है अपने नेचुरल हैबिटेट में। फिर उसके बाद आता है वाइल्ड इन एक्सटिंक्ट। वाइल्ड इन एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि नेचुरल हैबिटेट में तो खत्म हो गया जीव जंतु,
लेकिन उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन, जैसे किसी जू में या कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, है ना, जिसको नाइट्रोजन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे क्रायोथेरेपी वगैरह इन सब के माध्यम से जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, तो ये भी एक एरिया बताया जा सकता है। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि 90% जो आबादी है वो साफ हो गई हो पिछले 3 दशक में। फिर वल्नरेबल आता है, तो वल्नरेबल इंडेंजर्ड में 70% है, वाइप्ड आउट हो जाए, और उसके बाद फिर वल्नरेबल में 50% ऐसे है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। समुद्री घास खाती है, ये बताया था मैंने आपको, 70 किलो, 60 से 70 किलो घास खा जाती है। एक और लिखिए, ओमान बिकम्स मेंबर ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल। ओमान ओमान को हाल ही में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। ओमान हैज बिकम द मेंबर ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल रिसेंटली। यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि दुनिया भर में जो बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट किया जाता है वो यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेशन दिया जाता है, और यूनेस्को इसमें क्या करता है, मैब प्रोग्राम, यही जो आपने लिखा मैन एंड बायोस्फीयर, एक प्रोग्राम है यूनेस्को का मैब, इसी के तहत मान्यता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन न्यूज में है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन न्यूज में है क्योंकि इसको IUCN का अवार्ड मिला है। IUCN का अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इसने जो है एक मोबाइल ऐप बनाया, और मोबाइल ऐप टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडले टर्टल्स के सिक्योरिटी के लिए। और ये जो मोबाइल ऐप है इसकी सबसे खास विशेषता है कि ये नो फिशिंग जोन अलर्ट सिस्टम से लैस है। नो फिशिंग जोन अलर्ट सिस्टम से लैस है। मतलब इस मोबाइल ऐप से पता चल जाएगा कि आपको कहां पर फिशिंग नहीं करनी है, वहां ओलिव रिडले टर्टल्स हो सकता है, उसका कंजर्वेशन हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। रियल टाइम बेसिस पे जो फिशरमैन हैं, उनको ये पता चल जाएगा। और इसको हम बोलते हैं जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया है ताकि जो नोटिफाइड टर्टल नेस्टिंग साइट्स उनको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़े, 2-3 और देख लेते हैं, खत्म करते हैं फिर इसको। कितने न्यूज हो गए होंगे आपके तकरीबन? ऐसे ही बताइए, 10-12 हो गए होंगे। ठीक है, असम लॉन्चेस कंजर्वेशन ड्राइव टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन। असम जो है इसने बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के संरक्षण के लिए मिशन लॉन्च किया है। बंगाल फ्लोरिकन पक्षी की सुरक्षा के लिए काम शुरू किया है। कहां पर? कोकलाबारी एक जगह है जहां पर ये ज्यादा पाया जाता है, कोकलाबारी में। बंगाल फ्लोरिकन पक्षी क्यों पूछा जा सकता है, पहले ये समझिए। बंगाल जो फ्लोरिकन पक्षी है
इसे IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा दिया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ये विलुप्त हो सकता है, इतना इस पे खतरा मंडरा रहा है, बहुत कम बचा हुआ है। हमारा जो शेड्यूल है, मतलब वाइल्ड लाइफ, क्या था, कौन सा एक्ट था, प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें ये शेड्यूल 1 स्पीसीज है। शेड्यूल 1 यानी शेड्यूल 1 स्पीसीज उसे कहते हैं जिसको मारने पर या उसकी ट्रैफिकिंग करने पर आपको मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 7 साल की सजा मिलेगी और आपको 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ जो प्रोटेक्शन है हमारे स्पीसीज को जब दिया जाता है तो उसे हम शेड्यूल 1 स्पीसीज के रूप में घोषित करते हैं। ठीक है, ये जो बंगाल फ्लोरिकन पक्षी है ये अपने मेटिंग डांस के लिए जाना जाता है, मेटिंग डांस। ठीक है, इसके साथ साथ बंगाल फ्लोरिकन पक्षी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क में। इसलिए योगी सरकार जो है इस दिशा में काम कर रही है कि कैसे बंगाल फ्लोरिकन पक्षी को बचाया जाए। दुधवा नेशनल पार्क असम में और यहाँ पर पाया जाता है और ये ग्रासलैंड स्पीसीज है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये घास भूमियों में ही पाया जाता है और अगर ग्रासलैंड खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए ग्रासलैंड कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश में, ये भी लिख लीजिए। इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी तो मैंने आपको बता ही दिया था, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम न्यूज देखिए। अंतिम न्यूज है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, पर्यावरण के फील्ड की बात है। इक्वेटर EQUATOR इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 ये इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि एक महिला है बीबी फातिमा भारत में, और वो जो है SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं। इन्हीं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये UNDP देता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो UN की सबसे बड़ी मजबूत संस्था है। ठीक है, इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो $10,000 का अवार्ड रहता है। 10,000 डॉलर रुपए में तब्दील करेंगे तो 8.5 लाख के आसपास, या जैसा भी ऊपर नीचे डॉलर और ये सब हो रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, इक्वेटर इनिशिएटिव जो है ये इंडिजिनस कम्युनिटी, ये क्यों शुरू किया गया था ये इनिशिएटिव? हो सकता है अवार्ड न पूछे, बोले इक्वेटर इनिशिएटिव किसका है, तो UNDP का है। क्यों शुरू किया गया था ये? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता संरक्षण में, जैव विविधता संरक्षण में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं यानी देसी जो वो हैं समुदाय, देशज समुदाय की भूमिका को मान्यता देने के लिए, यानी टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें जो लोकल कम्युनिटी है वो भी तो काम करेगी। अब जैसे देखो वो क्या बोलते हैं, वो है जो गिर सेंचुरी है ना जिसमें शेर हैं एशियाई सिंह, उसमें क्या है कि एशियाई सिंहों को बचाने में और उनकी ट्रैफिकिंग वगैरह ना हो, मलधारी कम्युनिटी काम करती है। मलधारी कम्युनिटी, तो UN ने इन्हें पुरस्कृत किया। हाँ, इसके लिए भी करती है, एशियाई सिंह के लिए भी। ठीक है, उसमें गूगल पे लिख करके देख लेना, मलधारी कम्युनिटी और एशियाटिक लॉयन, खाली इतना लिखना, अगर सही बात होगी तो आ जाएगा उसमें। ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। इट इज कंसीडर्ड एज द नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब जैव विविधता के फील्ड का ये नोबेल पुरस्कार जैसा माना जाता है। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। पर्यावरण में ढेर सारी चीजें आपने देख ली, अभी एक क्लास और लेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद एक आध दो क्लास शायद और बचेंगी, फिर वो हम मिक्स्ड टाइप की चीजें उसमें बताएंगे आपको सब।